हाँ भाई बच्चों, जरा बताना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस, ऑडियो वीडियो क्लियर है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट। ओके, एक सेकंड रुक जाओ जरा, चश्मा साफ कर ले। गुड 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 गुड। तो पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? हाँ, 5 बजे आ गया मैं। 5 बजे क्लास है तो 5 ही बजे आऊंगा यार, है ना? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अब धीरे धीरे चीजें वाईटी पे भी चालू की जाए? बताओ। हम्म। हाँ, मॉर्निंग वाली क्लास में गौतम कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट नहीं दी थी, क्योंकि अभी दूंगा। दोनों की मिला के, दोनों की मिला के अभी दूंगा। हम्म। अच्छा सैनी, ठीक है, कुछ करता हूँ आपके लिए। हम्म। ओके सैनी, चलो काम चालू करें, पढ़ाया जाए। पढ़ाते भी जाते हैं, बाकी बातें भी कर लेंगे, ठीक है। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सुबह जो छोड़ा था, कहाँ पे छोड़ा था आपको? यदि आप ध्यान दो तो हम लोग यहाँ पे थे, हाइलोजिनेशन। हाइलोजिनेशन में मैंने यहां तक बताया था, मैंने कहा था जितने भी कार्बन है सब पर सीएल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये कोई डायरेक्शनल रिएक्शन नहीं है। और डायरेक्शनल रिएक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि मॉलिक्यूल में पोलरिटी नहीं है और सारे के सारे सेम टाइप के बॉन्ड है, सी एच बॉन्ड, सी एच बॉन्ड, सी एच बॉन्ड। तो कोई भी सी एच बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, है ना? मिक्सचर ऑफ कंपाउंड फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही जनरेट हो जाता है, किसके पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बनेंगे ये बताओ। कौन कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल होगा ये बताओ। मेजर प्रोडक्ट कौन हो सकता है ये बताओ। ये सारी चीजें इसके क्वेश्चन में बनेंगे। तो अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने मान लो ये क्वेश्चन दे दिया आपको, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। करना कुछ नहीं है, जहां जहां भी कार्बन है वहां वहां हेलोजन लगेगा। सिंपल सा रूल है। सिंपल सा रूल क्या है? जहां जहां कार्बन है वहां वहां हाइड्रोजन लगेगा। अब जैसे ये देखो यार, एक मैंने क्वेश्चन दिया आपको, ये ध्यान दीजिए, ये देखिए। आप चाहे तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है? ये है आपका आइसोपेंटेन। क्या चीज है? आइसोपेंटेन। चेक कर लो आप, इसका नाम है आइसोपेंटेन। अब मैंने कहा कि इसका, अच्छा ठीक है, अब मैंने कहा कि इसका हेलोजिनेशन कराना है, मोनो हेलोजिनेशन। क्या कराना है? मोनो हेलोजिनेशन। मोनो हेलोजिनेशन का मतलब एक हेलोजन लगाना है बस। ये देखो, मोनो हेलोजिनेशन ऐसे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितने होंगे? पहला क्वेश्चन हमारा ये है। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया है बताओ? मैंने आपको पढ़ाया है जितने कार्बन है सब पर हेलोजन लगा दो। तो आप लगा दो यार सब पर हेलोजन। कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, सब पे लगा। मैंने पहले वाले पे लगाया तो ये बन गया। मैंने दूसरे वाले पे लगाया, ये बन गया।
मैंने तीसरे वाले पे लगाया, ये बन गया। सब पे लगाना है, किसी को छोड़ना नहीं है। मैंने इस पे लगाया, ये बन गया। अब आप बताओ इसमें से सिमिलर कौन कौन है, इसमें से सिमिलर कौन कौन है। देखो अब आप चेक करो इसमें से सिमिलर प्रोडक्ट कौन है। तो देखो ये प्रोडक्ट चेक करो, इसका नॉमेनक्लेचर आप ऐसे करोगे, 2 मिथाइल 1 क्लोरो, है ना, 2 मिथाइल 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब इसका चेक करो, यदि मैं इसका नॉमेनक्लेचर करूं, 2 मिथाइल 1 क्लोरो ब्यूटेन, ये कार्बन और ये कार्बन सेम कार्बन है, इसमें से चाहे जिस पे लगाओ सेम प्रोडक्ट बनेगा, सेम नाम। चेक कर लो इसको, इसको चेक करना है। अच्छा नेट वीक हो रहा है, देखिए यदि नेट वीक भी हो जाएगा तो तुरंत आ जाएगा, कोई बच्चा परेशान मत होइएगा, है ना। नेट हो सकता है एक आध सेकंड के लिए जाए मगर तुरंत आ जाएगा, तो आप में से कोई परेशान मत होइएगा, क्लास चलती रहेगी, ठीक है। हाँ ओके ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। हाँ लैक होगा नहीं, बस एक बार लैक हो गया अब होगा नहीं, है ना, लैक नहीं होगा, बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ चलो, तो अब बताओ टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हैं। तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट आए 4, 4 आए कि नहीं, 1 2 3, एक कोई छोड़ दिया क्या मैंने, एक और, एक ये वाला तो रह गया, ये वाला तो रह गया, सबसे लास्ट वाले कार्बन पर, सबसे लास्ट वाले कार्बन पे Cl लगाना, ये 4। तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने आए, 4 आए। क्यों, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, पहला और पांचवा सेम है, फर्स्ट एंड फिफ्थ आर सेम प्रोडक्ट। अच्छा देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ, आपने कहा 4। अच्छा अब अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। अब कितने होंगे, आपको पता है कि यदि किसी के पास कायरल कार्बन है तो उसके 2 फिगर होंगे, एक कायरल कार्बन के 2 फिगर होते हैं, आपको पता है, आइसोमरिज्म में पढ़ाया। अभी आपने टोटल पॉसिबल फिगर निकाले 4, मगर वो पूछ रहा है कि पॉसिबल फिगर बताओ स्टीरियो आइसोमर को कंसीडर करते हुए, स्टीरियो आइसोमर को लेते हुए। तो देखो जरा इसके पास कोई कायरल कार्बन है, ये वाला कार्बन चेक करो, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, एक CH3, एक CH2Cl और एक C2H5, तो ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है ना। और कोई कायरल, इसमें कोई कायरल नहीं है, इसमें चेक करो, एक हाइड्रोजन, एक CH3, एक Cl और एक इतनी बड़ी चेन, ये भी कायरल कार्बन है। तो इसके पास, अच्छा इसमें चेक करो, पहला और 5 तो सेम है, ये और ये सेम है, तो छोड़ दो। इसको चेक करो, CH3 नहीं, कोई कायरल नहीं है। तो इसके कितने फिगर हुए, 2, इसके कितने फिगर हुए, 2। एक कायरल कार्बन के 2 फिगर होते हैं, है ना, वो और उसका मिरर इमेज। देखो 2 3 5 और 6, ये वाला पहला और पांचवा तो सेम है ना। देखो 2 इसके हो गए, 2 3 5 और 6, तो टोटल कितने फिगर आए, 6। नीट 2025 का क्वेश्चन है ये, IIT
मेंस का क्वेश्चन है, ये 2 बार आया है, 2007, 2009 और अभी 2023-24 में भी आया है, ये वाला पार्ट। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लास्ट ईयर आया है, नीट 2025 में, ये वाला दूसरा पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, क्लियर क्लियर। अच्छा, अब मान लो मेजर प्रोडक्ट पूछ ले, तो कि भाई मेजर प्रोडक्ट पूछेगा तो कैसे करोगे, तो चलो अब उसको भी बताते हैं, एक एक करके सारी बातें समझाऊंगा और सिखाऊंगा। देखो, अब आपको मैं इसके सीएसडी देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसका पूरा का पूरा बॉक्स आपको अच्छे से बना के दे रहा हूं, मतलब पूरा सीएसडी लिख रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। सीएसडी हैलोजिनेशन। अब जरा हैलोजिनेशन के बारे में सब लोग समझो। हैलोजिनेशन में करना क्या है, हैलोजिनेशन में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको हैलोजन से रिएक्शन करानी है, किसकी प्रेजेंस में, एनर्जी की प्रेजेंस में, फोटोन एनर्जी की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर पर। है ना, बिल्कुल। प्रगति बेटा क्या हो गया, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें, बताओ। हाँ 2009, 2009। अभी दूसरी स्लाइड पढ़ा रहा हूं, दूसरी स्लाइड। तू कर रहा है, अरे लो यार, सन सही कर देता हूँ, रोना धोना मचा देते हो, सन सही कर देता हूँ। ब्लू बर्ड, खुश खुश हो। हाँ हल्का सा लैग हो रहा है, चलो। हाँ अब नहीं होगा, नेट का है थोड़ा सा। अब देखो, तो सबसे पहले देखो, जब आप फोटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, तो देखो क्या होगा, गौर सुनिएगा। बस जितने कार्बन है उस जगह पे आपको हैलोजन लगा देना है, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, ये मैंने बताया, मैंने क्या बताया कि फ्री रेडिकल बनता है, क्या बनता है इंटरमीडिएट में, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कार्बन बनता है, फ्री रेडिकल फॉर्म होता है ऐसे, ये देखो इस तरह से फ्री रेडिकल बनता है, और जिस पर हैलोजन लगता है, जिस पर हैलोजन लगता है, ये बात मैंने आपको बताई, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। हाँ एक प्रोडक्ट भी आ सकता है, ये मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, ये मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है कि एक प्रोडक्ट आएगा, रिएक्शन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार है, मगर यदि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो फिर एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अब मेथेन का करा लो मोनोहेलोजिनेशन, जब एक ही कार्बन है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, है कि नहीं, एक ही कार्बन है एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अब साइक्लोहेक्सेन में करा लो हेलोजिनेशन, जब सारे कार्बन एक जैसे हैं तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, मगर यदि कार्बन अनसिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो हमेशा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट कब मिलेगा, जब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो, एक जैसा मॉलिक्यूल ना हो, अनसिमेट्रिकल। सिंगल प्रोडक्ट तभी मिलेगा जब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो, ध्यान रखना, नहीं तो हमेशा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आएगा। सिंगल प्रोडक्ट कब मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट कब मिलेगा, प्रोडक्ट कब फॉर्म होगा, जब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो,
एक जैसा। जैसे ये देखो, अब ये सिमेट्रिकल है, एक ही प्रोडक्ट मिल सकता है, दूसरा मिल ही नहीं सकता है। अब जैसे ये देखो, ये सिमेट्रिकल है, अब सारे कार्बन एक जैसे हैं, अब चाहे जिस पे लगाओ वो लगेगा सब पे, मगर प्रोडक्ट एक ही आएगा। वो लगेगा सब पे मगर नॉमेनक्लेचर सबके सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि सारे कार्बन एक जैसे। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये भी मैंने बता दिया। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? हर कार्बन पर हाइड्रोजनेशन कर लो और जो सेम है उनको काट लो। तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे ये भी बता दिया। अब अगला पॉइंट समझो, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। हैलोजन की रिएक्टिविटी क्या होगी? तो देखो, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है। फ्लोरीन क्या करता है? यदि आप फ्लोरिनेशन कराते हो तो ये इतनी वायलेंस वाली रिएक्शन होती है कि कार्बन ब्लैक बनता है। इसमें एल्काइल हाइड नहीं बनेगा, कार्बन ब्लैक बनेगा, प्लस HF और प्लस डेल्टा H निगेटिव। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये कैसी रिएक्शन होती है? हाईली एक्सोथर्मिक, जिसकी वजह से जो एनर्जी निकलती है वो अल्काइल हाइड को बर्न कर देती है। हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ब्लास्ट होती है। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन नहीं कर पाओगे, उसकी जगह कार्बन ब्लैक मिलेगा, मतलब जला हुआ कार्बन मिलेगा। जैसे पेज को जला दो तो काला काला कार्बन मिलता है, पन्ने को जला दो, लकड़ी को जलाओ तो काला काला कार्बन मिलता है, ऐसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन होगी तो जो हीट निकलेगी ना वो अल्काइल हाइड को जला देगी, वो अल्काइल हाइड को जला देगी। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है एल्केन का। रीजन ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जो हीट निकलती है वो अल्काइल हाइड को जला देती है। तो यदि आप फ्लोरिनेशन कराओगे तो कार्बन ब्लैक मिलेगा। इसका मतलब हुआ डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन नॉट पॉसिबल। आप एल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते हो, आप ये बना नहीं सकते हो डायरेक्ट। क्यों? वो कार्बन ब्लैक बना देता है। रीजन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ब्लास्ट होती है, आग लग जाती है, क्योंकि जो एनर्जी निकलती है वो अल्काइल हाइड को जला देती है। अच्छा, अब इसके आगे आओ, और जरा समझिएगा। आप डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर सकते हो और क्लोरिनेशन कर सकते हो। तो डायरेक्ट क्या पॉसिबल है? डायरेक्ट क्लोरिनेशन पॉसिबल है। आप क्लोरिनेशन कर सकते हो, ब्रोमिनेशन कर सकते हो। क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन कर सकते हो। पॉसिबल है। अब देखो, डायरेक्ट आयोडीनेशन भी पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट आयोडीनेशन, भी पॉसिबल नहीं है। यदि आप इसकी रिएक्शन आयोडीन से कराते हो तो ऐसे बनता है, ये देखो। और ये क्या है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। HI क्या होता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में भेज देता है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है। डायरेक्ट आयोडीनेशन कराओगे तो मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होता है। आयोडीनेशन इज ए इक्विलिब्रियम रिएक्शन। आयोडीनेशन क्या है? आयोडीनेशन इज
इक्विलिब्रियम रिएक्शन, जिसकी वजह से आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते हैं, डायरेक्ट आयोडोनेशन नहीं कराते। आयोडोनेशन इसलिए नहीं कराते क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहती है, और उसका रीजन क्या है, एच आई। एच आई क्या करता है, इस रिएक्शन को पीछे भेज देता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एल्काइल लाइट को रिड्यूस कर देता है किसमें, एल्केन में। एच आई जो होता है एल्काइल लाइट को एल्केन में रिड्यूस कर देता है। रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आयोडोनेशन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जरा देखो। फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए जानते हो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इस रिड्यूसिंग एजेंट को खत्म कर दें। तो यहां पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दिया जाता है। यदि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दोगे, जैसे HNO3 या HiO3, तो ये रिएक्शन सिंगल डायरेक्शन में चली जाएगी। क्यों, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, तो रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाएगी। तो आयोडोनेशन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट मिला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला देते हैं, जैसे HNO3, HiO3 ETC। ये क्या करते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो रिएक्शन को पीछे नहीं भेज पाता है, रिएक्शन आगे निकल जाती है। तो बेटा आप यहां कर क्या रहे हो, आप क्या कर रहे हो यहां पे, अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो, आपका टाइम बहुत कीमती है, आपका टाइम, प्रगति आपका टाइम बेटा बहुत कीमती है, आप यहां क्या कर रहे हो, है ना। आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो, आपका टाइम बहुत कीमती है। हाँ, दुनिया में इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, है ना। आप वहां जाइए, यहां क्यों आप टाइम अपना खराब कर रहे हो, हमारा भी टाइम खराब कर रहे हो, है ना। आप वहां करिए, उसमें क्या है ना। देखो यहां पर कॉन्सेप्चुअल स्टडी होगी और एक एक बात बताई जाएगी, यहां पर कॉन्सेप्चुअल बताया जाएगा, एक एक बात बताई जाएगी, ऊपर ऊपर से नहीं जाया जाएगा। ऊपर ऊपर से जाना है तो आप जा सकते हो, आप कहीं और पढ़ो ऊपर ऊपर। जब अच्छा क्वेश्चन आएगा, टफ क्वेश्चन आएगा, तो पिछले साल की तरह लटके मिलोगे, पिछले साल की तरह लटके मिलोगे, है ना। तो देखो आयोडोनेशन जो है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे शिफ्ट करोगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिएक्शन को पीछे भेज रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को कंज्यूम करा दे रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, HNO3 IO3 से। तो रिड्यूसिंग एजेंट जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन पीछे आएगी नहीं, क्योंकि रिएक्शन को पीछे कौन भेज रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन भेज रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन भेज रहा है, ये। और ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कर जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कर जाएगा, ऐसे। तो अब क्या होगा, ये इस रिएक्शन को पीछे नहीं भेज पाएगा। हाँ समझ गए, ओके। तो पहली बात क्या समझ में आई आपको, अरे प्रिंस तुम नहीं हो, कोई प्रगति नाम का बच्चा है, लड़की है या वो है, उसको बोल रहा हूं। अच्छा गौर सुनो मेरी बात। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हैलोजिनेशन में आपको करना क्या है, हैलोजिनेशन में जितने कार्बन है सब पे हैलोजन लगा देना है, पहला पॉइंट। हैलोजिनेशन एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हैलोजिनेशन में जब आप एल्केन से रिएक्शन कराते हो तो अल्केन के पास सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन।
तो जब आप एनर्जी दोगे तो कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अब बात आई क्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन, आयोडोनेशन, फ्लोरीनेशन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि सब जला देता है, कार्बन ब्लैक बनाता है, इसीलिए डायरेक्ट फ्लोरीनेशन हम नहीं करते हैं। ब्रोमिनेशन और आयोडोनेशन आप आराम से कर सकते हो, ब्रोमिनेशन और आयोडोनेशन आप आराम से कर सकते हो, ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन आप आराम से कर सकते हो। आयोडोनेशन क्या होता है, आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो आयोडोनेशन में इक्विलिब्रियम आ जाती है। उस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाने पड़ते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाने पड़ते हैं, जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए। अब क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में क्या है, अब गौर समझना, ये डायरेक्ट पॉसिबल है। अब ये डायरेक्ट पॉसिबल है तो क्या क्या बातें हैं, आपको मैं अगले पेज पे ले चलता हूं, है ना, अभी सीएचडी बाकी है इसका, अगले पेज पे ले चलता हूं। देखो, सॉरी, अब देखो जरा बच्चों, और सीएचडी लिखता हूं और समझाता हूं। देखिए अगला सीएचडी समझिए, इसको लिख के फिर समझाऊंगा, हाँ पहले लिख देता हूं, ठीक है। क्लोरीन मतलब Cl2, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एंड लेस selective, but bromine is more selective and less reactive। अब ये क्या चीज है और ये क्या लिखा है, इसको समझाता हूं अच्छे से, इस पॉइंट को समझाता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल देके समझाऊंगा जैसे आपको वो बात समझ में आए। देखो बच्चों, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। देखो ये हमारा क्या है, आप चेक करो, टर्सरी ब्यूटेन, टर्सरी ब्यूटेन। अब मैंने इसका क्या किया, क्लोरीनेशन कराया, और इसी का मैंने क्या किया, ब्रोमिनेशन कराया। तो अब गौर से मेरी बातों को समझिएगा। क्लोरीन की रिएक्टिविटी देखो सेकंड नंबर की है, चेक करो। ओह कहां चला गया, देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, F, फिर कौन है Cl, फिर कौन है Br, फिर कौन है आयोडीन। तो क्लोरीन जो है Br से ज्यादा रिएक्टिव है, चेक करो, है ना। क्लोरीन Br मतलब ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, चेक कर लीजिए। हाँ बेटा, आप जब किसी चीज को लार्ज स्केल में बनाते हो ना, तो ऐसा फिजिबिलिटी प्रोडक्ट ढूंढते हो जिससे आसानी से आंसर आ जाए। यदि उसमें कूलेंट के फॉर्म में नाइट्रोजन डाल दोगे तो रिएक्शन तो हो जाएगी, मगर यार उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, हाईली एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इस तरह से बनाया नहीं जाता है ना। 10 मार्टिन समझ पा रहे हो, यदि हम नाइट्रोजन एज ए कूलेंट डाल देंगे तो रिएक्शन कंट्रोल हो जाएगी, फ्लोरिनेशन हो जाएगा, मगर इस तरह से कभी बनाया नहीं जाता क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है ना। अच्छा मैं कहां पे था, हाँ अब देखो, जो Cl2 है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और Br2 की रिएक्टिविटी कम है, चेक करो, Cl2 की रिएक्टिविटी ज्यादा है, Br2 की रिएक्टिविटी कम है। अब ऐसा होने से होता क्या है, जरा देखो, Cl2 बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप चेक करो हाइड्रोजन कहां पे है, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, और ये टर्सरी हाइड्रोजन है। हम सब जानते हैं कि टर्सरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसे ये देखो, और प्राइमरी फ्री रेडिकल कम स्टेबल होता है। ये बात कंफर्म है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये देखो।
क्लोरीन क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो उसको कहीं से भी हाइड्रोजन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। जबकि टर्सरी वाले हाइड्रोजन पे बल्कनेस है, ये देखो, टर्सरी वाले हाइड्रोजन को निकालने जाओगे तो बल्कनेस है, ये देखिए, आसानी से निकलेगा नहीं, ये देखो बल्कनेस है। मगर क्लोरीन क्या है, हाईली रिएक्टिव है, सेकंड नंबर का रिएक्टिविटी है। तो वो क्या करता है, यहां से हाइड्रोजन निकाल देता है और ज्यादा स्टेबल वाला प्रोडक्ट बनाता है, टर्सरी, ये देखो, ये प्रोडक्ट बनाता है और ये मेजर होता है। क्यों, ये ज्यादा स्टेबल है तो ये मेजर है, ये मेजर है, और ये वाला प्रोडक्ट माइनर है क्लोरीन के केस में। क्यों, ये रिएक्टिव ज्यादा है, तो यहां का भी हाइड्रोजन वो निकाल देता है। अब ब्रोमीन क्या है, रिएक्टिव कम है, तो ब्रोमीन भी दोनों हाइड्रोजन निकालेगा, यहां वाला भी निकालेगा। आपको तो पता ही है, जितने कार्बन है सब हाइड्रोजन निकलेंगे, मैंने बताया है जितने कार्बन है सबके हाइड्रोजन निकलेंगे, ये देखो यहां भी निकालेगा। मगर यहां पर इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो यहां से हाइड्रोजन नहीं निकाल पाता है, वो आराम से यहां से निकालता है और यहां से कम निकालता है। ये माइनर प्रोडक्ट होता है ब्रोमीन के केस में, और ये मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ब्रोमीन ने क्या किया, सिलेक्शन किया, कहां से आसानी से हाइड्रोजन निकल सकता है, आसानी से हाइड्रोजन किनारे का निकल सकता है, तो उसने सिलेक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाया। और क्लोरीन क्या कह रहा है, क्लोरीन कह रहा है मेरे पास रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, हम तो कोई भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो ज्यादा स्टेबल वाला हाइड्रोजन ज्यादा निकाल रहा है, ये देखो टर्सरी, वो टर्सरी हाइड्रोजन को ज्यादा निकाल रहा है। क्यों, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल जब भी पूछा जाएगा बच्चे गलत करते हैं। क्यों, क्योंकि ये एग्जाम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसको सब लोग ध्यान रखेंगे कि ब्रोमीन के केस में मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा और क्लोरीन के केस में मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, देख लो। और ये बेस्ट एग्जाम्पल है इस स्टेटमेंट का कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव देन क्लोरीन। ब्रोमीन सिलेक्शन करके हाइड्रोजन निकालता है कि यार यहां से आसानी से निकल जाएगा, यहां वाला निकालो, और क्लोरीन ऐसा कुछ नहीं करता है, वो बस ये देखता है कि स्टेबिलिटी किस में ज्यादा है, उसी के हाइड्रोजन को निकालता है। टर्सरी हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल है, इसी को निकालेगा। अब वो सिलेक्शन नहीं करेगा कि बल्कनेस है तो कैसे निकालेंगे ना, वो कह रहा मेरे पास इतनी ज्यादा पावर है कि अपने को बल्कनेस अल्कनेस से कोई फायदा नहीं है, हम वाला हाइड्रोजन भी पकड़ के खींच लेंगे। और ब्रोमीन कहता है कि यार मेरे पास इतनी पावर नहीं है, मेरे पास इतनी पावर नहीं है। एक मिनट रुकिएगा, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट यार, मेजर माइनर उल्टे लिख गए, मेजर माइनर उल्टे लिख गए, ये माइनर, ये मेजर, एक मिनट रुक जाना बच्चों, उल्टे लिख गए, ये मेजर, ये माइनर, एक मिनट रुक जाओ यार। एक मिनट, यहां का हाइड्रोजन भी लगा दे। उल्टे लिख गए थे, ये देखो, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, उल्टे लिख गए थे, उल्टे लिख गए थे। तो मैंने कहा अभी मुझे देखा मैंने, तो देखो क्लोरीन क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कहीं का भी हाइड्रोजन निकाल लेता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसके पास पावर ज्यादा है। मैं एक बार फिर से एग्जाम्पल को लिख देता हूं, है ना, जैसे आप लोग समझ पाए। एक बार मैं फिर से इसी एग्जाम्पल को लिखता हूं, है ना, एक बार फिर से लिख देता हूं साफ साफ, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा। देखो ये है हमारा आइसोब्यूटेन, इसको आप टर्सरी ब्यूटेन कहोगे, टर्सरी
टर्सरी ब्यूटेन। अब जरा गौर से देखो, मैंने इसका क्या कराया, क्लोरीनेशन कराया, और मैंने इसका ब्रोमिनेशन कराया, ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ाया है कि जितने हाइड्रोकार्बन है सबसे आप हैलोजन लगाओगे। अब ये तीनों कार्बन एक जैसे हैं, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, एक जैसा है, और ये टर्सरी है। तो ये और ये एक जैसे हैं, तो एक जगह से निकाल लो, और एक ये है, तो एक प्रोडक्ट तो ये बना कि भाई आपने क्या किया, प्राइमरी से हाइड्रोजन निकाल के हैलोजन लगा दिया, और एक प्रोडक्ट ये बना कि आपने क्या किया, टर्सरी से निकाल दिया, ऐसे। इससे निकालो, इससे निकालो, या इससे निकालो, सेम प्रोडक्ट आएगा। आप चाहो तो कर सकते हो। तो दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल है, आप इससे निकालो, इससे निकालो, इससे निकालो, यही प्रोडक्ट आएगा, और एक ये। अब यही काम ब्रोमीन ने किया। भाई जितने कार्बन है सबसे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन निकाल के हैलोजन लगाएंगे। तो दो ही तरह के कार्बन है, और दोनों तरह के कार्बन से मैंने ये काम कर दिया, ऐसे। ये देखो, ऐसे। अब जरा गौर समझो, मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है, इसको पढ़ो। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एंड लेस सेलेक्टिव। इसका मतलब क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है और सिलेक्शन कम है, सिलेक्शन कम है ना। और ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव, ब्रोमीन सिलेक्शन ज्यादा करेगा और रिएक्टिविटी कम है। तो अब गौर से समझिए, पीछे आ जाइए। जब ये प्रोडक्ट बना होगा तो इसका करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल क्या होगा, ये ऐसा। और जब ये प्रोडक्ट बना होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल क्या होगा, ऐसा, ऐसे। अब आप बताओ कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, ये टर्सरी है और ये प्राइमरी है। तो हम सबको पता है कि टर्सरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो वो क्या करता है, वो ये देखता ही नहीं है कि कौन सा हाइड्रोजन निकालना टफ है, कौन सा इजी है। ये वाला हाइड्रोजन निकालना इजी है, क्यों, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल स्टेबल है, इसका करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल स्टेबल है। तो यदि ये हाइड्रोजन निकलेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। मगर यहां पर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। भाई ये ऐसे है ना, ऐसे हाइड्रोजन लगा है, और यहां पर क्राउडिंग है, तो हैलोजन को जाने में यहां तक दिक्कत है, हैलोजन को यहां पहुंचने में दिक्कत है। क्यों, क्योंकि अगल बगल क्राउडिंग है। तो क्लोरीन की क्या है, रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो वो यहां जाने में दिक्कत है, तो वो क्या करता है, यहां से लगातार हाइड्रोजन निकालता रहता है। वो यहां से हाइड्रोजन निकाल देता है। क्यों निकाल देता है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो सिलेक्शन नहीं कर रहा है, जबकि उसको सिलेक्शन करना चाहिए। क्यों, कौन सा हाइड्रोजन निकालोगे तो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट आएगा, टर्सरी वाला। ये हाइड्रोजन निकालोगे तो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट आएगा, मगर वो ये वाला निकाल रहा है। क्यों, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो वो धड़ाधड़ यहां से निकाल रहा है। यहां से क्यों नहीं निकाल रहा है, क्योंकि क्राउडिंग है, जिसकी वजह से प्राइमरी वाला मेजर है और टर्सरी वाला माइनर है क्लोरीन के केस में। अब ब्रोमीन में आओ, ब्रोमीन क्या है, मोर सेलेक्टिव है। ब्रोमीन क्या है, मोर सेलेक्टिव इन कंपेयर टू कोलिन। तो वो क्या करता है, यही वाला हाइड्रोजन निकालता है। वो धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, आराम से जाके ये हाइड्रोजन चुराएगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि इसके करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। तो इसके केस में टर्सरी वाला मेजर होता है और प्राइमरी वाला माइनर होता है। ये देखो, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का।
कि जो हमारा क्लोरीन है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, वो सिलेक्शन नहीं करता है। यदि सिलेक्शन करता तो यहां का हाइड्रोजन हटाता। क्यों? क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो वो सिलेक्शन नहीं करता है। उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो जहां से आसानी से हाइड्रोजन मिलता है वहां से खींच देता है। अब आसानी से हाइड्रोजन मिलेगा प्राइमरी वाला, क्यों? टर्सरी वाले में क्राउडिंग है, तो वो प्राइमरी वाले हाइड्रोजन खींच देता है। इसलिए इसका प्राइमरी वाला मेजर हो जाता है और टर्सरी वाला माइनर हो जाता है, जबकि टर्सरी मेजर होना चाहिए, क्योंकि टर्सरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। अब ब्रोमीन जो है वो सेलेक्टिव ज्यादा है, तो यदि क्राउडिंग है तो वो अपनी स्पीड को कम कर देता है। वो कहता है देखो हमारी स्पीड कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं निकालूंगा वही जिससे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बने। तो वो आराम आराम टर्सरी निकालता है और ये मेजर बनाता है और ये माइनर बनाता है। तो ये क्वेश्चन भी बेस्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाँ, इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन दोनों का ऑर्डर यही है, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। मगर ब्रोमिनेशन बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होता है। मतलब देखो आपको थोड़ा और पढ़ाता हूं, इधर देखिए देखो क्लोरीन कैसे सिलेक्शन करता है। देखो ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है, ये टर्सरी हाइड्रोजन। क्लोरीन क्या करता है, 1 सेकंड में 5.8 हाइड्रोजन टर्सरी निकालेगा, तो 3 हाइड्रोजन सेकेंडरी निकालेगा और 1 हाइड्रोजन प्राइमरी निकालेगा। ये क्लोरीनेशन है, क्लोरीन की सेलेक्टिविटी है। ये किसकी सेलेक्टिविटी है? क्लोरीन की। मतलब जरा समझना मेरी बात को, 1 सेकंड में मान लो 6 हाइड्रोजन, मान लो 6 हाइड्रोजन टर्सरी निकालेगा, तो उसी मॉलिक्यूल के 3 हाइड्रोजन सेकेंडरी भी निकाल देगा और 1 हाइड्रोजन प्राइमरी निकालेगा। इसकी सेलेक्टिविटी देखो कितनी कम है। अब आ जाओ ब्रोमीन की। ब्रोमीन की सेलेक्टिविटी का ऑर्डर देखिए जरा। ब्रोमीन कितना ज्यादा सेलेक्टिव है, 1680 और 1। मतलब जब ये 1600 टर्सरी निकालेगा तब 1 प्राइमरी निकालेगा। इसका सिलेक्शन देखो, डिफरेंस चेक करो और इसका डिफरेंस चेक करो। वैसे इस डाटा को आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, याद नहीं करना है, ये डाटा याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, क्योंकि इस डाटा पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बस मैं अपनी बात को प्रूफ करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए डाटा लिख रहा हूं। इस डाटा का कोई काम नहीं है कि जब ब्रोमीन 1600 टर्सरी निकालेगा तब कहीं जाके 1 प्राइमरी निकालेगा। इसका मतलब वो सिलेक्शन कर करके निकाल रहा है, क्योंकि टर्सरी हाइड्रोजन को निकालोगे तो टर्सरी फ्री रेडिकल बनेगा और टर्सरी फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो डाटा इस बात को प्रूफ कर रहा है बस, मगर इस डाटा पर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ना हमें करना है। तो देखो जब 1600 टर्सरी निकालेगा तब 1 प्राइमरी निकालेगा, और ये क्या है, 6 टर्सरी निकालेगा तो 1 प्राइमरी निकालेगा। तो यहां पे सिलेक्शन ज्यादा है, ये सेलेक्टिविटी ज्यादा है। इसी को कहते हैं कि ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव देन क्लोरीन। ब्रोमीन ज्यादा सेलेक्टिव है क्लोरीन से और क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, समझ पाए कि ब्रोमीन ज्यादा सेलेक्टिव है। ज्यादा सेलेक्टिव है कि मतलब यदि कहीं सिचुएशन आती है तो वो टर्सरी वाला निकालना ज्यादा प्रीफर करता है और ज्यादा निकालता है। क्यों? क्योंकि टर्सरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, टर्सरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। तो इस एग्जाम्पल को आप विशेष कर ध्यान रखिएगा। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, इसके सारे पॉइंटर आपको पढ़ा दिए, जितने भी पॉइंट जहां जहां वो क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है वहां वहां मैंने बता दिए। ये देखो, अब रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, यदि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन देखोगे तो यार सबसे पहले टर्सरी करेगा। हाइड्रोजन की क्या रिएक्टिविटी है,
तो हमें ज्यादा स्टेबल कौन होता है? टर्सरी फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले टर्सरी फ्री रेडिकल, फिर सेकेंडरी फ्री रेडिकल, फिर प्राइमरी फ्री रेडिकल। सभी हैलोजन के लिए रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन ये, सभी हैलोजन के लिए रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन ये है। ठीक है, ऐसे। अब जरा देखिए बच्चों, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, और मान लो क्वेश्चन तो करा ही रहा था, थोड़े और क्वेश्चन कराता हूं जैसे आप कर पाए। जल्दी जल्दी आंसर बनाइएगा, ठीक है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिए। अब देखो, इस पर कितने टाइप के हाइड्रोजन है, कार्बन है? 1 2 3। बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? सारे बच्चे प्रोडक्ट बताएं। बेटा मंडल इसलिए नहीं होगा क्योंकि टर्सरी में सीएल जो है ज्यादा रिएक्टिव है, तो टर्सरी वाले हाइड्रोजन पे क्राउडिंग है, तो वो क्राउडिंग हाइड्रोजन निकालने में परेशान होगा। उससे अच्छा है वो कहता है मैं प्राइमरी निकाल दूंगा, क्यों? मेरे पास पावर ज्यादा है, तो मैं प्राइमरी को भी ब्रेक कर सकता हूं आसानी से। अब देखो, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये तो सेम टाइप के हैं, और ये सेकेंडरी है। तो एक बार प्राइमरी पे लगा दो, एक बार सेकेंडरी पे लगा दो, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार प्राइमरी पे लगा दो, एक बार सेकेंडरी पे लगा दो। इसमें चेक करो। अब इसमें देखो, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये दोनों एक जैसे प्राइमरी है, और ये प्राइमरी अलग तरह का है, और ये टर्सरी। देखो, इस प्राइमरी से जो टर्सरी अटैच है, और उस टर्सरी पे एक ब्रांच है। इस प्राइमरी से, अच्छा ये तीनों एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे, ये तीनों एक जैसे हैं, तो किसी एक से निकाल लो। ये तीनों एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं है, मैंने चेक किया तो तीनों एक जैसे। और जिसको कंफ्यूजन ना करे तो वो सबसे निकाल दो। अब सबसे निकालने के बाद चेक कर लो कौन सेम है। ये देखो, सबसे निकाल दो। अब इसको करो, ये मैंने अभी कराया है, ये मैंने अभी कराया है। अब इसका मेजर माइनर आपको बताना है, मेजर माइनर बताना है। तो भाई देखो, एक आंसर तो ये आएगा, प्राइमरी से हटाया। एक आंसर ये आएगा। अब आप मेजर माइनर बता दो। इसमें क्या होगा? प्राइमरी वाला मेजर होगा और टर्सरी वाला माइनर होगा, क्लोरीन के केस में। इसके केस में प्राइमरी वाला माइनर होगा और टर्सरी वाला मेजर होगा। ये देखो, है ना? ये क्वेश्चन अभी करा के आया हूं, ये क्वेश्चन अभी करा के आया हूं आपको। कर लोगे? कर लोगे? ये करो, बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो भाई एक बार यहां कर सकते हो, एक बार यहां कर सकते हो, एक बार यहां कर सकते हो, यहां कर सकते हो, यहां कर सकते हो। ये करोगे और ये सेम, ये और ये सेम, ये और ये सेम। चेक कर लो, चेक कर लो आप लोग, बताओ आंसर, सब लोग आंसर बताएं। हाँ, जब टर्सरी आएगा तब। यस पूजा, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, सेकेंडरी ज्यादा होगा, सेकेंडरी के केस में सेकेंडरी ज्यादा होगा। अब देखो, एक बार यहां लगाया आपने, प्रोडक्ट बताओ कितने बनेंगे। एक बार इस कार्बन पे लगा दोगे, 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 एक बार इस कार्बन पे लगा दोगे।
अब जब इस कार्बन पे लगाओगे ना तो ये वाला प्रोडक्ट रिपीट कर जाएगा, ये वाला। अब इसमें बताओ कितने बनेंगे, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। देखो अब मैं इस क्वेश्चन पे लिखता हूं नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। बताओ तो देखो पॉसिबल प्रोडक्ट कितने, 1 2 3 4 5। अब इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बताओ, तो क्या इसमें कायरल कार्बन है? यस। देखो एक Cl एक हाइड्रोजन, अब ये दोनों एक जैसे हैं, कार्बन 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 कार्बन, ये वाली वैलेंसी ये वाली वैलेंसी एक है, और जिस पर लाइन आ गई जो कॉमन कार्बन है वो तो हमेशा सेम ही रहता है, तो इसमें कायरल कार्बन नहीं है। इसमें चेक करो, इसमें भी कायरल कार्बन नहीं है, इसमें भी कायरल कार्बन नहीं है। क्यों? ये वाली बैलेंसी सेम है, इसमें मिल जाएगा। अब जरा गौर से चेक करना, इस कार्बन को चेक करो, कार्बन हाइड्रोजन, अब यहां पे Cl, यहां पे Cl नहीं है, तो ये बैलेंसी अलग है। भाई ये टफ क्वेश्चन है, अच्छे से पकड़ना। देखो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये बैलेंसी अलग अलग है, तो एक कायरल कार्बन ये हो गया। अब ये भी कायरल कार्बन है, इसको भी चेक करो, Cl, ये क्या है? Cl है, ये कैसा है? Cl, ये कैसा है? हाइड्रोजन। अब ये बैलेंसी अलग अलग है, इस बैलेंसी के पास मिथाइल नहीं है, इस बैलेंसी के पास है, तो ये कार्बन भी कायरल है, दो कायरल कार्बन है। तो जब दो कायरल कार्बन है तो स्टीरियो आइसोमर निकालने का फार्मूला क्या होता है? दो कायरल कार्बन है तो स्टीरियो आइसोमर निकालने का फार्मूला क्या है? अनसिमेट्रिकल केस है, सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल केस है। बता सकते हो? देखो अब इसमें भी दो कायरल कार्बन होंगे, एक ये, डिट्टो सेम चीज है, डिट्टो सेम चीज है। देख लो आप, दो कायरल कार्बन है, एक हाइड्रोजन एक CH3, ये बैलेंसी सेम हो गई। ये इसके पास देखो Cl नहीं है, इसके पास Cl है, अलग अलग बैलेंसी हो गई, तो ये कार्बन कायरल हुआ, और ये वाला भी इसी वजह से कायरल हुआ। देखो ClH, ये बैलेंसी सेम, ये बैलेंसी और ये बैलेंसी सेम नहीं, इसमें CH3 है, इसमें नहीं है। अब इसमें कायरल नहीं मिलेगा, क्यों? HCH3, ये बैलेंसी सेम, ये बैलेंसी सेम, और ये कॉमन बैलेंसी है, तो ये वाले और ये वाली पूरी बैलेंसी सेम हो गई, तो ये कायरल नहीं है। अब इसको चेक करो, यहां पर भी यही है, देखो ClH, ये बैलेंसी सेम, ये बैलेंसी सेम, और ये कॉमन है दोनों का, तो ये भी कायरल नहीं है। अब अनसिमेट्रिकल का केस है, तो भाई देखो इसके कितने आइसोमर होंगे, तो पहले इसके आइसोमर बताओ, इस वाले के कितने होंगे? दो कायरल कार्बन है, तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-2 डिवाइडेड बाई 2, n-2 डिवाइडेड बाई 2, और यही फार्मूला इसमें है, तो कितना हुआ? 2 + 1 3 फिगर इसके आएंगे, 3 फिगर इसके आएंगे, तो देखो 1 2 2 3 5 5 3 8 8 1 9 9 फिगर आ रहा है। अच्छा नहीं, एक मिनट, ये सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, गलत लग गया है, अनसिमेट्रिकल है, 2 की पावर n लगेगा, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है।
1 2 4 6 10 11 आंसर आएगा। मॉलिक्यूल कैसा है? अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल थोड़ी है। अनसिमेट्रिकल के केस में फार्मूला होता है 2 की पावर n, सिमेट्रिकल के केस में वो होता है, ये तो अनसिमेट्रिकल है ना, ऐसा मॉलिक्यूल है ना। सिमेट्री कहां है? एक जैसा कहां है? ये देखो ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा मॉलिक्यूल एक जैसा ही है ना। तो अब इसको करो, इस पे कहां कहां हेलोजिनेशन हो सकता है? यहां हो सकता है, 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 यहां और यहां सेम होगा, है ना। तो आप Cl यहां लगा सकते हो, 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 Cl यहां लगा सकते हो। 1 2 3 4 5 5 प्रोडक्ट बन जाएंगे। हाँ प्रिंस 11 सही है। इसके कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे? 5। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। आप देखो हेलोजिनेशन मैंने कितना पढ़ाया आपको, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसमें खूब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो ये देखो सब कुछ लिख दिया है इसके बारे में, ये देखो। इसके अलावा इस चैप्टर में, एल्केन वाले चैप्टर में कोई भी हेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी हेडिंग से क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है। वो बात अलग है, मैं पढ़ाऊंगा सब, ठीक है, मगर इसके बाद किसी भी हेडिंग से क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है, ध्यान रखिए। अब देखो बच्चों अगली हेडिंग, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन किसके साथ करोगे? एल्केन का नाइट्रेशन हम HNO3 के साथ करते हैं हाई टेम्परेचर में, और फ्यूमिंग HNO3 ले लेते हैं और हाई टेम्परेचर में करते हैं। क्यों? आपको पता है वो कैसा है? नॉन पोलर, और नॉन पोलर है तो जल्दी से नाइट्रेशन नहीं होगा। अब नाइट्रेशन होता कैसे है? देखो ये NO2 है ऐसे, तो ये फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, ये। अब ये फ्री रेडिकल ऐड होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। तो आप जब नाइट्रेशन करोगे तो मिक्सचर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड मिलेंगे। क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ एल्काइल नाइट्रो एल्केन मिलेगा, मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन मिलेंगे, मिक्सचर मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप ब्यूटेन का कराओ कि यार हमें ब्यूटेन का नाइट्रेशन कराना है, तो अब देखो यहां पर भी लग सकता है, 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 तो ये प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे हेलोजिनेशन था वैसे ही नाइट्रोजन है, नाइट्रेशन है, बस नाइट्रेशन में क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है, इसी वजह से ये सब कम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कार्बन कार्बन भी बॉन्ड ब्रेक हो गया तो पूछोगे क्या? जैसे ये देखो, हो सकता है इस तरह का भी प्रोडक्ट मिले, हो सकता है इस तरह का भी प्रोडक्ट मिले, ये देखो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट तो तुम समझ सकते हो जैसे हेलोजिनेशन में था, मगर ऐसे प्रोडक्ट भी आएंगे। कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर हाई करना पड़ता है, और लो टेम्परेचर पे रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो नाइट्रेशन में क्या है? नाइट्रेशन जब एल्केन का नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रो एल्केन मिलेंगे, मगर वो मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह सल्फोनेशन है, इसी तरह सल्फोनेशन है। यदि आप इसका सल्फोनेशन करते हो तो जब आप एल्केन का सल्फोनेशन करोगे कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन, तो यही होगा,
हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, मिक्सचर ऑफ ठीक है, एल्केन सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा, एल्केन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होगा। मतलब ये देखो, जैसे मान लो आपने प्रोपेन ले लिया और H2SO4 से रिएक्शन करा दो हाई टेम्परेचर पे, तो ये मिल सकता है आपको, ये मिल सकता है आपको। भाई दो तरह के कार्बन है तो दो तरह के फ्री रेडिकल बन गए। भाई एक फ्री रेडिकल यहां बन सकता है, एक यहां बन सकता है, और बॉन्ड भी ब्रेक होगा, जैसे इसमें हो रहा था, बॉन्ड भी ब्रेक होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होगा, तो ये भी मिल सकता है, ETC। इसी वजह से सल्फोनेशन, सर हाँ, नहीं नहीं, बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, यदि किसी बच्चे के पास टाइम हो तो एनसीईआरटी रीड कर सकते हो, नहीं तो ना करो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो गौर समझो, आप सल्फोनेशन नाइट्रेशन, इसीलिए इनसे कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे गए। क्यों? क्योंकि ये मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं और इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होता है। यदि कार्बन कार्बन बॉन्ड ना ब्रेक हो तो पूछा जा सकता है, जैसे हाइलोजिनेशन है, हाइलोजिनेशन में हम लोगों ने कभी कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं ब्रेक किया, मगर नाइट्रेशन सल्फोनेशन इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाते हैं, तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है। अब देखो, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ये आपको ये एग्जांपल जरूर याद रखने हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी के हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि और कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा पता नहीं, कौन सा एल्केन क्या प्रोडक्ट बनाएगा ऑक्सीडेशन करके, ये किसी मैकेनिज्म से नहीं पता चलेगा, ये एक्सपेरिमेंटल है। इसी वजह से आपको सिर्फ एनसीईआरटी वाले याद रखने हैं, मैंने ये सारे एनसीईआरटी वाले लिखे हैं। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे कैटलिस्ट के साथ होता है। मेथेन का ऑक्सीडेशन कॉपर के साथ करोगे 523 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा। इसी मेथेन का ऑक्सीडेशन मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ करोगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। एथेन का, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है इसलिए यही याद रखने हैं बस। एथेन का ऑक्सीडेशन Mn मतलब मैग्नीज एसीटेट के साथ कराओगे तो एस्टिक एसिड बनेगा। टर्सरी ब्यूटेन का ऑक्सीडेशन एल्कली KMnO4 के फॉर्म में कराओगे तो अल्कोहल बनेगा। ये चारों रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में, आप सिर्फ यही चार याद रखना। अनफॉर्चुनेट यदि कभी क्वेश्चन आया तो यही चार पूछे जाएंगे और कोई नहीं पूछा जाएगा एल्केन के ऑक्सीडेशन में, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि वो मैकेनिज्म के बेस पर नहीं है, जिसने रट रखा होगा उसी को आंसर आता होगा, और ऐसे तो लाखों ऑक्सीडेशन हो जाएंगे। कोई प्रोपेन का करा रहा है, कोई ब्यूटेन का करा रहा है, कोई हेप्टेन का करा रहा है, कोई ऑक्टेन का करा रहा है, तो कैसे याद रखोगे, है ना? इस वजह से ये रिएक्शन से भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, पेपर में नहीं आया, और यदि कभी आएगा भी तो यही चार आएंगे। क्यों? एनसीईआरटी में यही चार दिए हुए हैं, इसीलिए मैं बता दे रहा हूं कि मेथेन का ऑक्सीडेशन कॉपर की प्रेजेंस में करोगे तो मिथाइल अल्कोहल, मेथेन का ऑक्सीडेशन मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करोगे तो फॉर्मल्डिहाइड, एथेन का ऑक्सीडेशन मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में करोगे तो आपका एस्टिक एसिड, और टर्सरी ब्यूटेन का ऑक्सीडेशन एल्कली KMnO4 की प्रेजेंस में करोगे तो टर्सरी अल्कोहल। ये एनसीईआरटी में चारों दिए हैं, बस यही चार याद रखना, किसकी प्रेजेंस में क्या क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा। यदि मॉलिक्यूल चेंज करोगे तो पता नहीं क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा। यदि मान लो हम मेथेन की जगह एथेन ले लेंगे कॉपर की प्रेजेंस में तो इथाइल अल्कोहल नहीं बनेगा, पता नहीं क्या बन सकता है। टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू याद रखनी है? नहीं, आप ये हाँ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद रखो, वैसे ना भी रखो तो चल जाएगा, है ना? ये देखो, इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है टेम्परेचर प्रेशर,
तो ये हेडिंग आप ध्यान रखिएगा। अब देखो बच्चों, अगली हेडिंग आइसोमराइजेशन। जो हमारे लार्ज साइज के अल्केन होते हैं उनकी रिएक्शन यदि एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में करें, जो हमारे लार्ज साइज के अल्केन होते हैं जैसे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, ठीक है। अब ये जो है ये रटने वाली है। हाँ देखो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये डाटा जो है एनसीईआरटी का डाटा है। अब ये केल्विन में है, अब इसको डिग्री सेंटीग्रेड बनाओगे तो 250 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ये तो केल्विन में दिया है ना, है ना। अब देखो एनहाइड्रस AlCl3 और HCl गैस की प्रेजेंस में एल्केन आइसोमरिज्म करके ब्रांच एल्केन बनाते हैं। नॉर्मल एल्केन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्रांच एल्केन में। अब जैसे ये देखो हेक्सेन है, अब हेक्सेन इसको ब्रांच एल्केन में कन्वर्ट करेगा, तो ब्रांच कहां कहां लग सकती है? यहां पर भी लग सकती है, यहां पर भी लग सकती है, यहां पर भी लग सकती है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल्ड रिएक्शन कोई भी नहीं है। और कंट्रोल्ड रिएक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एल्केन नॉन पोलर होते हैं, कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो आइसोमराइजेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? एनहाइड्रस AlCl3 और HCl गैस की प्रेजेंस में होता है। होता क्या है? हैवी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं आइसोमराइज होके ब्रांच हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रांच हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। जैसे देखो इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला उठ के यहां आ जाएगा, ये वाला उठ के यहां आ जाएगा, ये वाला उठ के यहां आ जाएगा। अभी भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हुआ क्या है? ये शिफ्टिंग हुई है, ये उठ के यहां आ गया तो ये वाला बन गया, ये वाला उठ के यहां आ गया तो ये वाला बन गया, है ना। तो ये क्या हुआ? आइसोमराइजेशन हो गया है। किसकी प्रेजेंस में होता है? AlCl3 ऑब्लिक HCl गैस की प्रेजेंस में। क्या क्या बनेगा? जितनी पॉसिबिलिटी है सब बनेगा। जैसे मान लो कोई बच्चा, गौर सुनो, किसी बच्चे ने ये ले रखा है, देखो 1 2 3 4 5, हमने ये ले रखा है। अब इसकी मैंने रिएक्शन कराई, अब देखो, अब ये हाइड्रोजन, ये कार्बन निकल के यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। अब यहां आ गया तो वही बनेगा, और यहां जुड़ गया तो भी ब्रांच बढ़ी कहां? ब्रांच बढ़ाना है ना, तो ब्रांच बढ़ाने का तरीका है यहां आ जाए या यहां आ जाए। तो जितनी पॉसिबिलिटी है सब बनानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कोई भी बन सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही बनेगा। ये देखो, ये वाला कार्बन उठ के या तो यहां आ गया या यहां आ गया, यहां आ गया तो ये बना, यहां आ गया तो वो बना। अब ये कार्बन उठ के यहां आ जाएगा तो ब्रांच ही कहां बढ़ी? पहले भी एक ब्रांच थी, अभी भी एक ब्रांच है, बस वो ब्रांच बीच में आ गई। तो ब्रांच बढ़ाता है, नॉर्मल एल्केन को ब्रांच एल्केन में कन्वर्ट करता है, और ब्रांच एल्केन को और ब्रांच एल्केन में कन्वर्ट करता है। तो इस कार्बन की शिफ्टिंग के दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो यहां या यहां, और दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। मान लो और पॉसिबिलिटी होंगी तो और प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आइसोमराइजेशन क्या होता है? आइसोमराइजेशन में एनहाइड्रस AlCl3 HCl गैस की प्रेजेंस में होता है। होता क्या है? नॉर्मल एल्केन ब्रांच एल्केन में चेंज हो जाता है। बच्चों ने कहा सर हमको कैसे पता चलेगा? जितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन रहे हैं सब बना दो, सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। एक कार्बन हटाओ, जहां जहां मौका लगे वहां वहां लगा दो। अब इस कार्बन को हटाया, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां लगा दोगे तो वही बात हो गई, यहां लगा दोगे तो वही बात हो गई। इसी तरह इस कार्बन को हटाया, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां लगा दिया तो यही हो गया, यहां लगा दिया तो ब्रांच ही नहीं बढ़ी। तो या तो यहां लगाओ या यहां लगाओ तो ब्रांच बढ़ेगी। नोट कर लिया? नोट कर लिया सब लोगों ने? 4 पे नहीं जाएगा बेटा, इसमें कह रहे हो, हाँ ये चला जाएगा, यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, मगर 4 और 2 वाला सेम प्रोडक्ट होगा। आप बना के देखो, 4 और 2 वाला सेम प्रोडक्ट होगा। ये 4 पे चला गया,
अब देखो जरा, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट देखो, नॉमेनक्लेचर करो, सेम आएगा। यदि मैं इसका फोर्थ पे चला जाता तो फोर्थ और टू वाला सेम प्रोडक्ट है, तो कोई एक ही तो बनाओगे, है ना। भाई हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी थी, यहां यहां यहां, ये और ये सेम प्रोडक्ट है, तो कोई एक बना लोगे, ठीक है ना। अब देखो एरोमेटाइजेशन, जो हैवी एल्केन है जिनके पास मिनिमम 6 कार्बन से ज्यादा कार्बन है, जो हैवी एल्केन होते हैं जिनके पास 6 से ज्यादा कार्बन है, वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एरोमेटाइज कर जाते हैं। जैसे V2O5, मॉलिब्डेनम, क्रोनियम, इनके ऑक्साइड की प्रेजेंस में, क्रोनियम ऑक्साइड, V2O5, मॉलिब्डेनम के ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर में ये अपने को एरोमेटाइज करते हैं। एरोमेटाइज करने का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होना। ये देखो, ये टेम्परेचर और ये प्रेशर 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास केल्विन में, ये और इतने प्रेशर के आसपास 6 कार्बन या 6 कार्बन से बड़े वाले कार्बन होने चाहिए, ये क्या करते हैं, एरोमेटाइज हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये देखो एरोमेटाइज हो गए। और 6 मेंबर की रिंग बेंजीन है, तो बेंजीन डेरिवेटिव बनाते हैं। अब जैसे मान लो किसी ने हेप्टेन ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या करेगा, 6 मेंबर की रिंग बना के एक ऐसा बना देगा, टाइल्यून बनाएगा। क्यों, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग स्टेबल है, इसलिए ये एरोमेटाइज ऐसा होता है, इस तरह का एरोमेटाइजेशन करेगा, ध्यान रखिएगा। तो बनाएगा क्या, 6 मेंबर की रिंग। तो जो 6 कार्बन या 6 से ज्यादा कार्बन वाले एल्केन होते हैं, वो क्रोनियम, मॉलिब्डेनम और मॉलिब्डेनम और V2O5 की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर एरोमेटाइज हो जाते हैं। 6 कार्बन है तो बेंजीन, 7 कार्बन है तो टाइलिन, 6 कार्बन है तो बेंजीन, 7 कार्बन है तो टाइलिन बना देते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट एंड फाइनल, क्रकिंग, पायरोलिसिस। आप इसको क्रकिंग बोलो या पायरोलिसिस बोलो, लाओ मैं बताता हूं। ये पेट्रोल में यूज की जाती है। देखो पायरोलिसिस क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर एल्केन, हैवी एल्केन को हाई मॉलिक्यूलर वेट एल्केन को नॉर्मल एल्केन में ब्रेक करना, कन्वर्ट करना। इसका मतलब ये होता है, जो हैवी एल्केन है वो हाई टेम्परेचर पे ब्रेक होके नॉर्मल एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो ये है C6H14, अब इसको तुमने हीट कर दिया हाई टेम्परेचर पे, तो अब ये मेथेन भी बनाएगा, एथेन भी बनाएगा, प्रोपेन भी बनाएगा, ऐसे ETC पता नहीं क्या क्या बनाएगा। इसको कहते हैं पायरोलिसिस या क्रकिंग। पेट्रोल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है, पेट्रोल इंडस्ट्री में, पेट्रोल में यूज, पेट्रोल इंडस्ट्री। पेट्रोल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। हैवी हाइड्रोकार्बन को नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में लाने को हम पायरोलिसिस कहते हैं। पायरोलिसिस का मतलब होता है टेम्परेचर के बेस पे बॉन्ड को ब्रेक करना। अब एल्केन में सारे बॉन्ड लगभग बराबर एनर्जी के हैं, तो कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड, कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। क्यों, क्योंकि उनके एनर्जी लगभग बराबर है। इसी वजह से हमेशा हर चीज में मिक्सचर मिलता है, इसी वजह से हर चीज में हमेशा मिक्सचर मिलता है। ये देखो पायरोलिसिस, ठीक है, बात समझ गए सब लोग। अब ये एल्केन खत्म हो गया,
हाँ, वासलीन बनाने में भी यूज होता है, बिल्कुल सही है। अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्कीन। नहीं नहीं, छुट्टी मत करो, एल्कीन स्टार्ट कर लेने दो। एल्कीन स्टार्ट करें कि छुट्टी करें? बताओ, सारी जनता बताए। एल्कीन स्टार्ट करें? सब कह रहे हैं सर कल शुरू करना, वोट फॉर छुट्टी। अच्छा, एक दो तीन बच्चे स्टार्ट करने की भी कह रहे हैं। एक कह रहा है खाना बनाना है। अच्छा, हॉस्टल में मतलब वहां रहते हो क्या, रूम लेके? रूम लेके रहते हो? छुट्टी कर दो सर, स्टार्ट करो सर। हाँ हाँ सर, रूम रह के रहता हूँ, राहुल। अच्छा, प्रिंस कर दो सर। पासा कह रहा है छुट्टी कर दो। गौतम सर डेली लीजिए शाम को। गौतम कह रहा है तो डेली क्लास लो सर शाम को। अच्छा ठीक है। बबीता छुट्टी कर दो। अच्छा, ओके। हम्म हम्म अच्छा। कोई नहीं, परेशान ना हो, है ना। तो अब देखो, और पढ़ाता हूँ। हाँ, अब देखो एल्कीन के बारे में बताते हैं, एल्कीन के बारे में बताते हैं, है ना। ठीक है, कैफ कह रहा है सर पढ़ा दो। चलो एल्कीन को थोड़ा पढ़ा देते हैं। ठीक है, गौर सुनो सब लोग अच्छे से, थोड़ा पढ़ाते हैं। सबसे पहले देखो एल्कीन, एल्कीन है क्या? तो जरा देखो, एल्कीन में क्या क्या करना है। एल्कीन का जो जर्नल फॉर्म होता है वो होता है CnH2n+2, CnH2n, बस। ये एल्कीन का जर्नल फॉर्म है। आप n की वैल्यू डालते जाओ, एल्कीन मिलता जाएगा। n=1 डालोगे तो कोई एल्कीन नहीं मिलेगा। n=2 से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ये देखो। तो ये n=2 से स्टार्ट होगा। n=3 डाला तो ये आ गया। जितना कार्बन होगा उसके दुगने के बराबर। जैसे एल्केन क्या था, कार्बन के नंबर में दुगने से दो ज्यादा। जैसे कार्बन के नंबर में दुगने से दो ज्यादा। एल्कीन क्या होता है, कार्बन के नंबर के दुगने के बराबर हाइड्रोजन। देखो एन ये है तो 2n ये है, तो यदि दो तो ये चार, तीन तो ये छह, चार तो ये आठ। n=1 पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू कितनी है? 2 से स्टार्ट है, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम दो कार्बन चाहिए। डबल बॉन्ड बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए? दो। अब गौर समझना, एल्कीन कंटेन्स, अब एल्कीन के पास देखो कौन कौन से बॉन्ड होंगे। एल्कीन के पास CH बॉन्ड होगा, एल्कीन के पास CC बॉन्ड भी होगा, और एल्कीन के पास C डबल बॉन्ड C बॉन्ड भी होगा। तो अब यहां पर ये सिचुएशन होगी, एल्कीन के पास CH बॉन्ड भी होगा, CC बॉन्ड भी होगा, C डबल बॉन्ड C भी होगा। मतलब एल्कीन के पास सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड दोनों होंगे। सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड दोनों है, सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। ये देखो, यहां पर सिंगल बॉन्ड भी होगा, डबल बॉन्ड भी होगा, चेक कर लो एल्कीन के पास। अब आपको बताता हूं एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैं पढ़ाऊंगा सबसे पहले आपको एक मैकेनिज्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले
तो देखो, एक रिडक्शन ऑफ एल्काइन, चलो पहले ये पढ़ा देता हूं क्योंकि आज टाइम कम है। गौर सुनिए सारे बच्चे, देखिए एल्काइन का रिडक्शन कैसे करोगे, ये मैं पढ़ा चुका हूं, जल्दी जल्दी करेंगे इसको। आपको मैंने पढ़ाया था लिंडर्स कैटलिस्ट, याद है? ये क्या करते थे, ये क्या करते थे बच्चों, एल्काइन को कन्वर्ट करते थे सिस एल्कीन में। किसमें? सिस एल्कीन में। और रेजेंट क्या यूज करते थे आप? रेजेंट यूज करते थे पीडी BaSO4, और सॉल्वेंट के फॉर्म में क्विनोलिन। ये जी, आप ये रेजेंट यूज कर सकते हो या PD कार्बन यूज कर सकते हो। ये क्या करेगा, एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। कौन? लिंडर्स कैटलिस्ट। इसी तरह से एक और, उसको जरा ध्यान दो, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ठीक है। ये क्या करेगा, Na/NH2NH2, या लिक्विड अमोनिया लिख लो, NH2NH2 की जगह Na/लिक्विड अमोनिया। ये क्या करता है, ये भी एक स्पेसिफिक रेजेंट है, ये भी एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। ये सिस में नहीं करता है, ये किस में करता है? ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। ये देखो, तो PDBaSO4 मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। लिंडर्स कैटलिस्ट क्या करेगा, एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, और सोडियम/ लिक्विड अमोनिया किस में करेगा, एल्काइन को किस में करेगा? ट्रांस एल्कीन में। ये देखो, सोडियम/ लिक्विड अमोनिया, ये एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में ले जाएगा। अब इसके एग्जांपल दिखाता हूं कि मान लो आपसे पूछे जाएंगे तो आप करोगे कैसे। देखिए, जैसे किसी ने मेरे से कहा कि ये लिखा है ब्यूटाइन 2, अब इसमें मैंने लगा दिया ये PD/ कार्बन या PD/BaSO4, और इसमें मैंने लगा दिया है ये Na/ लिक्विड अमोनिया। आप बताओ, तो ये क्या है? एल्काइन, तो इसमें क्या होगा? ट्रांस एल्कीन में आएगा। ये कंट्रोल्ड रिडक्शन है, ये कंट्रोल्ड रिडक्शन है, ये बना ट्रांस ब्यूटीन, और ये क्या बनाएगा? सिस ब्यूटीन बनाएगा। बना दोनों एल्कीन ही रहे, बना क्या रहे? दोनों एल्कीन। ये देखो, दोनों के दोनों एल्कीन बना रहे हैं, मगर बनाने का तरीका अलग अलग है। हाँ, इसको ब्रिज कैटालिस्ट कहते हैं, बिल्कुल सही है, इसको ब्रिज कैटालिस्ट कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। पानी पी लूं यार। अब देखो यार बच्चों, अब आपको क्या क्या बातें कैसे कैसे ध्यान रखनी है मैं आपको बताता हूं। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया, अभी मैं क्वेश्चन ही दे रहा हूं, परेशान ना हो। अब आपको आंसर बताना है। देखिए, मैंने कहा ये हमारे पास एक एल्काइन है, ठीक है, ए।
और बी। ये R1 रेजेंट है, ये R2 रेजेंट है। इसमें मिल रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और यहां पे मिल रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपको क्या करना है, सेलेक्ट रेजेंट R1 एंड R2। देखो बच्चों, आपको रेजेंट सेलेक्ट करने हैं। ए, R1 इज प्लेटिनियम ऑब्लिक हाइड्रोजन, R2 इज प्लेटिनियम ऑब्लिक BaSO4। बी, R1 is palladium oblique hydrogen, R2 is palladium, ठीक है, रैनी निकल ऑब्लिक हाइड्रोजन। सी, R1 is palladium oblique BaSO4, R2 is रैनी निकल ऑब्लिक हाइड्रोजन, नन ऑफ दिस। बताइए क्या सही होगा, सब लोग बताओ क्या सही होगा। अब देखो, ट्रिपल बॉन्ड से, ये ट्रिपल बॉन्ड है, आप कह रहे हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से एल्केन। R2 क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब एल्कीन। क्यों, एल्काइन तो खुद लिखा है, एल्काइन तो वो खुद लिखा है। तो ट्रिपल बॉन्ड को एल्केन में कौन कन्वर्ट करता है, मेटल ऑब्लिक हाइड्रोजन। और ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कौन कन्वर्ट करता है, PD ऑब्लिक BaSO4, लिंडर्स कैटलिस्ट। अब यहां पे ये वाला तो सही है, ये गलत है, ये भी एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। अब यहां पे तो उल्टा लिखा है, यहां पे उल्टा लिखा है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कुछ भी पूछे जाएंगे अलग अलग तरीके से, आपको ध्यान रखना है कि हाँ हमें किस तरह से क्वेश्चन लिखना है, किस तरह से नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखोगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला कि एल्काइन से कैसे बनाओगे एल्कीन, एल्काइन से कैसे बनाओगे एल्कीन, ये देखो। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बढ़ाता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट। अब आप टाइम बताओ, क्योंकि अब जो पढ़ाऊंगा वो कम से कम 1-1.5 घंटे चलेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन E1 E2 E1CV, अब जो पढ़ाऊंगा वो 1.5 घंटे चलेगा, मतलब 1-1.5 घंटे पूरा चलेगा वो। क्यों, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है पहले वो बताऊंगा, फिर E1 एलिमिनेशन क्या होता है, E2 एलिमिनेशन क्या होता है, E1CV एलिमिनेशन क्या होता है, और ये सब एल्काइन ही बनाते हैं। तो इसको कल कराता हूं, है ना। हाँ, 20 मिनट में नहीं होगा, कम से कम 1 घंटा, 1-1.5 घंटा पढ़ाऊंगा तब होगा। तो कल की क्लास में एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल शाम को क्लास ले लूं, कल शाम को भी ले लूं, यस या नो बताओ। हाँ, मैं यहां पे आपको वो दे दूंगा कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट में 10 क्वेश्चन होंगे, ये कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट में 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, ये करके लाओगे। कल क्लास ले लूं, संडे को टेस्ट है, अच्छा रिकॉर्डर दे दो, आप जब मानो तब देख लेना, आपकी मर्जी। चलो कल सुबह बताता हूं, है ना। हाँ, लाइव ले लेना, ठीक है, कल सुबह बताऊंगा। हाँ चलो, अपना अपना ध्यान रखो। ठीक है, बाय बाय।